तो नाइट वॉचर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारा शाओकुन और राजा का बैटल स्टार्ट हो जाता है और एंड में शाओकुन ने एक जोरदार अटैक कर दिया था। राजा जैसे तैसे अटैक से बचता है। वो कहता है अरे बाप रे यार ये क्या आदमी है, इसके अटैक में क्या पावर है, मैं इसको तो भी तोड़ के रहूंगा। और शाओकुन के अटैक को तोड़ देता है और कहता है हाँ छोटा मोटा अटैक, ऐसे अटैक को मैं रोक सकता हूँ, मैं भी सेकंड रैंक का बंदा हूँ और वो थर्ड रैंक का बंदा है, इसके हाथों से मैं तो कभी मर भी नहीं सकता। उतने में शाओकुन अचानक से उसके मुंह पर आता है। राजा भी चौंक जाता है, अरे बाप रे ऐसे कैसे। और शाओकुन को भी आइडिया था राजा दूसरे रैंक का बंदा है, मैं तीसरे रैंक का, हमारे बीच में टोटल एक रैंक का फर्क है और एक रैंक जमीन आसमान के बराबर होता है, तो मारना इतना आसान नहीं होगा। बट आई एम रेडी। तलवार लेता है और लेकर डायरेक्ट गर्दन पे मारता है, लेकिन जैसे गर्दन पे मारता है तो उसको झटके लगती है और वो अपने आप को बचा लेता है और शाओकुन को दूर करता है। शाओकुन भी नोटिस करता है राजा तेरी बहन का कुत्ता काटूं। राजा भी कहता सुन बे, तुम जैसे छोटे मोटे बंदे अगर तुम सपना देख रहे हो मुझे हराने का तो ये बंद करो। खाली पावर ही नहीं, मेरे पास कमाल कमाल के आर्टिफैक्ट है। और दो कमाल का आर्टिफैक्ट निकालता है और दोनों से अटैक कर देता है। तो शाओकुन भी कहता साले तू आर्टिफैक्ट निकाल, वेपन निकाल, तुझे जो निकालना है निकाल ले, मैं सबको तोड़ के रख सकता हूँ। तो शाओकुन अपनी तलवार से बढ़िया आर्टिफैक्ट को रोके जा रहा था। उतने में दूसरा आर्टिफैक्ट नीचे से चैन बन जाता है और चैन बन के शाओकुन को पकड़ लेता है। राजा भी कहता साले मैं 2-3 सालों से नहीं 20 सालों से कल्टीवेशन करता हूँ, अपना काम धंधा छोड़कर सेकंड रैंक पर आया हूँ, तुम जैसे छोटे मोटे बंदों से मरने के लिए नहीं, अगर तुम जैसा बंदा मेरे बीच में आए तुमको मारने के लिए। इतना बोल के चाकू लेके शाओकुन की छाती में घुसेड़ देता है और कहता ले बेटे बड़ा आया था मुझे मारने वाला, देख मेरी पावर, संभाल मुझे। वो तो मुझे डुओ कल्टीवेशन करने का मौका नहीं मिला वरना कब का पहले रैंक पे चल जाता। शाओकुन भी कहता राजा ए तेरा पोपट हो गया। वो भी कहता है क्या बक रहा है। तो अपना मोंग शेंगशू भाई वो बाहर आ जाता है और शाओकुन की बॉडी देख सकते हैं पूरी काली हो जाती है। इसका मतलब दोनों आपस में जुड़ चुके हैं और जो आर्टिफैक्ट था राजा का दोनों का दोनों आर्टिफैक्ट टूट जाता है। शाओकुन कहता मैं आगे से जाता हूँ तो पीछे से सपोर्ट कर। वो भी कहता या मैं कर रहा हूँ। तो याद है ना वो लंबे समय से सो रहा था, अब शाओकुन स्टार्टिंग से प्लान बना रहा है। दोस्तों ने बोला था यह तक कि हमको भी विश्वास नहीं हो रहा था कि राजा इतना बड़ा कैसे मारेगा, तो हम सब भूल गए थे शेंशु के बारे में, लेकिन शाओकुन को याद था। उसने पहले उसको जगाया, ब्लड मोती दिया, पावर यहाँ पे बढ़ाया और राजा की बैंड बजाई। भाई इतना मारता है कि राजा खून की उल्टी करने लगता है। राजा को विश्वास नहीं होता, नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, मैं एक सेकंड रैंक का बंदा हूँ, थर्ड रैंक के बंदे से कभी नहीं हार सकता। तभी शाओकुन अपने हाथों से राजा की बॉडी को बीच से फाड़ देता है और कहता मर गया राजा का बच्चा, इतिहास में कभी भी इसका नाम नहीं लिया जाएगा। तो मालूम है ना राजा की तो मेन बॉडी थी, अंदर राजा का जो बाप यानी पुराना राजा था वो बाहर आता है। उसको एकदम समझ ही नहीं आ रहा कि चल के आ रहा है। इतना मेहनत किया था, इतना कोशिश किया था एक बॉडी लाने के लिए और वो बॉडी एंड में मर गई। तूने किया, तूने ये सब किया और तू अकेला नहीं है, तेरे अंदर जो यहाँ पर है तू वही है ना जो धमाके वाले केस में था, याद है ना बहुत पुराने एपिसोड में देखा था हमने। और तूने सब कुछ यहाँ पे बर्बाद कर दिया, मुझे स्टार्टिंग से तेरे बारे में कभी पता ही नहीं चला, पता चल जाता तो। और तू शाओकुन जिसने उसको मारा था जेन भाई को, राजे के भाई को, तुम दोनों ने पहले मेरे 2 बार प्लान बर्बाद किया और आज तुम दोनों ने मिलके तीसरे बार भी मेरा प्लान यहाँ पे बर्बाद कर दिया। नहीं यार तुम लोग हर बार मुझे बर्बाद यहाँ पे करते आ रहे हो। तुमने भले ही बॉडी खत्म कर दी लेकिन ये आत्मा आज भी जिंदा है और ये आत्मा जब तक जिंदा है ना तुम जैसे छोटे मोटे बंदों को हराकर अभी भी आगे यहाँ पे बढ़ सकते हैं। शाओकुन और मोंग तुम मरेगा, ये भी कहता नहीं, अगर हम राजा की बॉडी खत्म कर सकते हैं साले तुझे भी खत्म कर सकते हैं। और उतना ही ज्यादा रेडी, उतने ही इंटेंस पे ये चैप्टर खत्म। आई होप ये हफ्ते राइटर दूसरा चैप्टर भी फटाक से डाल दे ताकि मैं भी फटाक से एपिसोड अपलोड कर दूं। और यार आप ये वाला मानुआ देखते हो लेकिन जो मैं नया नया मानुआ स्टार्ट करता हूँ वो देखते ही नहीं, तो प्लीज यार जाओ चैनल पर, नया नया मैंने 2 मानुआ स्टार्ट किया था, देखो दोनों कमाल के, मजा आएगा। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो लोग गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो नाइट वॉचर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा लीडर और दुश्मन लोग का जो लीडर था वो दोनों याद है ना चेस का गेम खेलने वाले थे। हमारे लीडर भी कहता वाह यार मैं कब से वेट कर रहा था तुम्हारे जैसे बंदों के साथ ही चेस का गेम खेलने के लिए। मालूम तो होगा मैं कोई ऐसा वैसा आदमी तो हूँ नहीं, बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, हमारी मास्टर की बातें तो याद होगी। देखो अब इनके बातों से ऐसा लगता है कि शायद ये दोनों एक दूसरे को लंबे समय से जानते हैं और इनका कोई एक मास्टर होगा, उस मास्टर ने दोनों को सिखाया होगा, दोनों को पाल
पाल पोस के बड़ा किया होगा। हमारा जो लीडर है वो राइटिया साइड आ गया, यानी हमारे देश में, लेकिन जो दूसरा बंदा है वो विच क्लैन में चल गया होगा। बातों से ऐसे ही लग रहा है, अभी कंफर्म नहीं है, जैसे कंफर्म होंगे मैं भी बता दूंगा। तो वो भी कहता बकवास बंद करो और गोटी चलो। तो ये गोटी चलता है और कहता मेरे गोटी का ये जो चाल में चल रहा हूँ ना उसका नाम है कन्फ्यूजियम सेग, और जैसे करता है तो सामने वाले को चोट लगता है। यानी ये गेम कोई नॉर्मल गेम नहीं है, बल्कि एक टाइप का बैटल ही हो रहा है, जिसमें जैसे एक दूसरे को जितना ज़्यादा गेम में हराएंगे, समझो रियलिटी में भी उतना ही ज़्यादा चोट यहाँ पे लगेगा। तो अपोनेंट भी कहता वाह मेरे भाई, तूने जो अटैक किया वो तो वाकई में कमाल का था, पूरा मैं हिल गया। लेकिन अब मेरी बारी आ चुकी है और मेरी इस चाल का नाम है विच गॉड। तो जैसे वो चाल चलता है उससे हमारे लीडर को भी तकलीफ होने वाली थी, लेकिन लीडर कोई दूसरा काउंटर अटैक करके अपने आप को बचा लेता है। हाँ, लड़ाई में जब दुश्मन अटैक करेगा तुम काउंटर अटैक कर सकते हो, डेट्स फकिंग कॉमन। तो वो बचा लेता है और कहता हुआ मानना पड़ेगा भाई, तूने जो गद्दारी की है ना, यादें कब की थी? 500 साल पहले। तब से लेकर अभी तक इन्हें न जाने कितने सारे मैंने ऐसे ऑफिशियल देखे जो बड़े करप्ट यहाँ पे थे, लेकिन उनमें से कोई भी तुझसे ज़्यादा कमीना मुझे नहीं दिखा। तेरा ये जो कमीनापन है ना उसकी हद कई गुना ज़्यादा आगे। वो भी कहता कमोन यार, बस करो यार, इतनी भी तारीफ मत करो, वरना इस तारीफ के चक्कर में शर्मा शर्मा के वैसे यहाँ पे मर जाऊंगा। वो भी कहता अरे तुझे जितना बकवास करना है कर ले, लेकिन ये जो मास्टर की सिखाई हुई सारी बातें तू तो यहाँ पे भूल गया ना। आज तुझे यहाँ पे दिखाएंगे पिछले 500 सालों का नफरत। वो भी कहता कुछ नहीं दिखा पाएगा, कुछ नहीं दिखा पाएगा, ये जो पूरा देश है ना तेरे सामने बर्बाद होगा। वो भी कहता अच्छा तुझे वाकई में लगता है? ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी बोले तो कुछ भी नहीं होने वाला। अब आते भाई हमारे शौक्यन की ओर। याद है ना, शौक्यन ने बोला था कि लीडर तुझे आके देख लेगा, तो उसने भी बोला था कि लीडर के लिए मैंने पहले से दूसरा बंदा भेज दिया है। जो दूसरा बंदा वही था जिसके साथ चेस का गेम यहाँ पे खेल रहा है। और कहीं ना कहीं शौक्यन को आइडिया लग जाता है कि अगर उसको कोई टक्कर दे सकता है तो इनका लीडर ही दे सकता है, और शायद अभी के लिए लड़ रहे होंगे। अब इसको ये नहीं मालूम कि दोनों चेस का गेम खेल के लड़ रहे हैं, इसको ऐसा लग रहा है कि शायद दोनों फिजिकल बैटल कर रहे होंगे, यानी दोनों लगे हुए हैं, इतना तो मालूम है। राजा भी कहता क्यों चौक यहाँ पे गए। शौक्यन भी देखता है कि ऐसे बंदों को हराने के लिए मैं अपना पावर से ज़्यादा मुझे दिमाग यूज़ करना पड़ेगा। और मेरे दिमाग में एक छोटा सा आइडिया आया है, वो है गुस्सा। जब स्मार्ट से स्मार्ट बंदा भी गुस्से में आता है ना तो गलत फैसले ले लेता है और वो हार जाता है। तो मुझे इसको गुस्सा दिलाना चाहिए, इसलिए कहते याद है जैन भाई जब मैंने उसको यहाँ पे मारा था उस समय तेरी तो पतलून गीली हो गई होगी। जैन भाई के साथ मिलके तूने कितना बढ़िया प्लान बनाया था, लेकिन सारे के सारे प्लान पे मैंने ऐसे 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 करके मूत दिया। मूतना छोड़ो, मैंने तो हक भी दिया। अल्लाह अल्लाह तेरे ऊपर भी हकूं क्या? उसको भी गुस्सा आता है, लेकिन शांत हो जाता है, कहता कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल। ये मुझे जानबूझ के गुस्सा दिला रहा है और मैं नहीं आऊँगा गुस्से में, मैं बिल्कुल भी नहीं आऊँगा। शौक्यन भी लगा है साला गुस्से में आया ही नहीं। मैंने तो सोच भी लिया था मैं क्या क्या बोलूँगा, एकदम इसको मास्क से बहन की गाली दे देकर पूरा गुस्सा दिलाता, लेकिन साले ने कंट्रोल कर लिया। चलो ठीक है भाई, अब ज़्यादा गुस्सा यहाँ पे नहीं दिलाऊंगा। लेकिन मेरे दिमाग में एक और आइडिया है। मुझे याद आया एक टाइम पहले तू बहुत ही एग्रेसिव बर्ताव कर रहा था जब राजा की बॉडी के अंदर था, ऐसा क्यों? वो भी कहता गेस करो मैं ऐसा क्यों कर रहा था। तो शौक्यन भी कहता क्यों कर रहा था? हाँ मुझे याद आया, क्योंकि मैंने तुम्हारी जो बैंड बजा डाली थी, तुम्हें उस समय भी गुस्सा आ रहा था, लेकिन जब तुम्हें गुस्सा आता है तुम जानबूझ के एग्रेसिव बर्ताव करते हो ताकि तुम्हारा गुस्सा यहाँ पे छुप जाए। तो वो भी कहता हो तुमको आइडिया लग गया, स्मार्ट हो लेकिन इतने भी स्मार्ट नहीं हो। कब से लड़ाई बंद करके तुम फालतू बकवास कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें टाइम चाहिए और इसे टाइम के बहाने नेशनल टीचर को बुला सके ना। साली नेशनल टीचर के आइटम बॉम्ब में क्या माल है। अगर एक बार ज़्यादा नहीं बस एक बार डुओ कल्टीवेशन करने का मौका मिल जाता ना, आज मैं कई गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता और अब तक तुझे मार भी चुका रहता। लेकिन उस कुतिया ने मुझे भाव बिल्कुल भी नहीं दिया, लेकिन डोंट वरी उसको रोकने के लिए भी मैंने किसी को बुला लिया है। अब आते भाई नेशनल टीचर के लिए। जी हाँ, उसके साथ भी लड़ने के लिए कोई आ चुका है और वो भी कहता है हेलो मैडम जी कैसी यहाँ पर हो मैं तुम्हारा मार्शल अंकल हूँ, भूल गए क्या मुझे? आ जाओ बेटी आ जाओ, हमारे साथ आकर डुओ कल्टीवेशन कर लो ना नेशनल टीचर भी कहती भाड़ में जा साले कुत्ते, और तलवार से अटैक करने लगती है। जो तलवार को रोकने के लिए वो कमीना भी कोई डार्क पावर यूज़ करता है और रोक भी देता है, लेकिन मैडम जी वापस दूसरा अटैक निकाल लेती है और कहती कुत्ते अगर हिम्मत है तो ये अटैक
रोक। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। यानी पुराने राजा ने पूरी तैयारी की थी, 2 लोग उसको टक्कर दे सकते थे, नेशनल टीचर प्लस अपना सेट का लीडर, लेकिन दोनों को रोकने के लिए इसने बंदे भेज दिए। अब दोनों लड़ तो रहे हैं, देखते हैं उन दोनों में से कौन जीतेगा और जीत कर क्या वो शाओ क्वेन की हेल्प करने आ पाएंगे। ये शाओ क्वेन अकेले वही मोंग शेंगशु की हेल्प की मदद से हरा देता है। देखो यार, जो भी होगा देखने में तो मज़ा आएगा। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो नाइट वॉचर के पिछले एपिसोड में देखा था कि शाओ क्वेन ने जान से मार डाला था राजा को। अब जैसे राजा मरा तो राजा का जो बाप यानी पुराना राजा, उसकी आत्मा अभी भी सही सलामत थी। वो भी शाओ क्वेन से कहता, तू बेटे वेट कर, बहुत ही जल्दी ये पूरा देश ना विच क्लैन के अंडर में चल जाएगा। शाओ क्वेन भी समझ जाता हो इसका जो मेन प्लान है ना हमारे देश को विच क्लैन को देने का है। वो भी कहती है, तूने सही बोला, जो ये देश का ड्रैगन वेन है ना ये बहुत ही ज़्यादा पुराना है और बहुत ही ज़्यादा बर्बाद हो चुका है। मुझे कंप्लीटली इसको बर्बाद करना है, उसको निकाल लेना है। एक बार उस वेन को निकाल के ले जाकर मैं दे दूंगा, और अगर ये हो गया तो ऑटोमेटिक ये देश में मुसीबत आता रहेगा, एक के बाद तकलीफ होती रहेगी और देश पूरी तरीके से कमजोर हो जाएगा। फिर विच क्लैन के लोग आएंगे और आते ही कब्जा कर लेंगे। तू हो जाए, ये तेरी पूरी टीम हो जाए, या फिर तू 1000 बंदे लोग को और बुला ले, वो लोग कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। ये भी कहता, अच्छा तभी तो तूने सपोर्ट किया था वाई गोंग को मारने के लिए। यार वरना वाई गोंग होता तो ये करने कभी भी नहीं देता। हमारे देश का जो लक है ये कलर ड्रैगन वेन है, याद है ना, आधा बहुत पहले गायब हो चुका था और वो गायब करके शाओ क्वेन की बॉडी में डाल दिया गया था। तभी तो मेरे साथ इतने सारे कांड हुए, लेकिन मैं कई बार मरते हुए बच गया। आई नो मैं टैलेंटेड हूँ, कमाल का हूँ, लेकिन मेरा लक उससे ज़्यादा कमाल का है। देश का आधा लक लेके मैं घूम रहा हूँ, इसके चक्कर में बच गया। वो भी कहता, सुन मेरी बात, आज तू यहाँ पे मर के रहेगा, क्यों ना तू कितना पावर यहाँ पे लगा ले, और ये देश बहुत ही जल्दी विच क्लैन के अंडर में चल जाएगा। उसके लिए मुझे जो करना पड़े वो करने को मैं तैयार हूँ। सबसे पहले जाऊंगा और ड्रैगन वेन यहाँ पे चोरी करूंगा, उसके बाद पीछे से अपनी पूरी टीम बुलाऊंगा और देश पे कब्जा करवा लूंगा। और हमारे शाओ क्वेन को आइडिया लग जाता है कि वाई गोंग को ये सारी बातों के बारे में आइडिया था। तभी तो याद है ना, वाई गोंग बिना बोले दुश्मन के एरिया में घुसकर उसने दुश्मन के कई सारे बंदे लोग को मार दिया था, जिसके चक्कर में हमारे भी कई सारे बंदे लोग मर गए थे। याद है ना, 2-3 एपिसोड पहले वाई गोंग की बदनामी करवाई जा रही थी कि वाई गोंग के चक्कर में हमारे कई सारे बंदे मर गए। इसी चक्कर में वाई गोंग बिना बोले कई सारे बंदों को लेकर दुश्मन के एरिया में घुस गया था, दुश्मन के कई सारे सोल्जर्स को मारने के लिए, क्योंकि वो सोल्जर्स पीछे से तैयार थे हमारे देश पे अटैक करने के लिए। अगर वाई गोंग ना जाता तो अब तक ये राजा मिलके ड्रैगन वेन चोरी कर लिया रहता और वो पीछे से सोल्जर्स बुला के अटैक करवा लिया रहता। यानी वाई गोंग ने बेसिकली बचा लिया है हमको। साले तुझे डर बिल्कुल भी नहीं लगता, और अपना जो स्टेट का लीडर है उसको लेकर, वो पहले रैंक का बंदा है, वो तो इसको रोक सकता है। ये भी कहता, सही बोला, तुझे क्या लगता है वाई गोंग मुझे सबसे बेकार लगता है? नहीं, वाई गोंग दूसरे नंबर पर आता है, पहले नंबर पर ये स्टेट का लीडर है, क्योंकि वो वाई गोंग से भी हाई लेवल का था। लेकिन मैंने उसकी भी तैयारी करके रखी है। तो शाओ क्वेन भी डाउट में आता है, उसको हराने की कैसी तैयारी करके रखी है। अब आते भाई नेशनल टीचर की ओर, उसको भी डर लगता, फक टाइम आ चुका है, मुझे जाना पड़ेगा। और देश की ओर जहाँ पे ये आदमी आ चुका था, ये भी दुश्मन टीम का मेंबर है, हमने देखा था बहुत पुराने एपिसोड में। और ये डायरेक्ट सेठ के लीडर के पास ही आता है और कहता है, सेठ के लीडर कैसे यहाँ पर हो? लगता है फॉर्मेशन बना के रखे हो, ये फॉर्मेशन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो वो कुछ नहीं बोलता, चुपचाप सुन लेता है। ये भी कहता है, क्या हुआ, क्या यहाँ पे सोच रहा है, बोल बेटे तेरे पास कितनी पावर बची है। वो भी कहता है, पावर लड़ाई झगड़े में क्या रखा हुआ है, दिमाग और हाथों में रखा हुआ है, आ जाओ चेस का एक गेम खेल लेते हैं। वो भी कहता, अच्छा यानी हम में से विनर कौन है और लूजर कौन है वो हम गेम खेल कर डिसाइड करेंगे। वो भी कहता, नहीं यार हम गेम खेलेंगे और गेम खत्म यानी सब खत्म। वो भी कहता, वाह वाह वाह, क्या बात बोलो भैया जी, लेकिन तुम्हें क्या लगता है ये सारी चीज़ों से मुझे कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, तो आजा बेटे, 2-2 हाथ हो जाए। तो दोनों गेम खेलने को तैयार थे। अपना लीडर भी कहता, वाह मेरा जो चेस का गोटी है ना उसका नाम है वाई गोंग। वो भी कहता, हाँ क्या बोला साले। और दूसरी ओर देश में एक के बाद बड़े बड़े मुसीबत आ जाए थे। इधर जो अपोनेंट है वो भी चेस की गोटी निकालता है और कहता, कितनी कमाल की बात है, मेरा भी जो गोटी है उसका भी नाम है वाई गोंग। और जैसे जैसे लोग गेम स्टार्ट करते हैं पीछे तबाही मच जाती है, आसमान से बिजली आने लगते हैं और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। यानी राइटर धीरे धीरे सस्पेंस बना रहा है, देखते हैं क्या क्या होता है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो नाइट वॉचर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। याद है ना, हमारी नेशनल टीचर एक बहुत ज़्यादा बड़ा अटैक निकाल लेती है, अपोनेंट पे कर भी देती है और ऐसा लगा था ये अटैक में अपोनेंट पक्का मर जाएगा, लेकिन वो अपोनेंट अलग ही लेवल का बंदा था।
भाई कोई असर ही नहीं होता, पूरी की पूरी बॉडी रिकवर हो जाती है और कहती मारो मारो और मारो, मैं यानी तुम्हारा मार्शल अंकल, आई लाइक इट वेरी मच, अब तुम मेरा अटैक लो। इतना बोलकर काला काला जेली जैसा नेशनल टीचर पे कुछ तो फेंक देता है। ऐसा लगता है नेशनल टीचर उसमें कवर अप हो गई। तो ये कमीना भी खुश हो जाता है, क्या हुआ यार, एक छोटा सा तो अटैक मैंने किया, इतना भी संभाल नहीं पाया, कम ऑन यार। लेकिन क्या, वो काले काले लिक्विड से बाहर आती है और बाहर आकर उस कमीने को मारती है और काफी जोर से मारती है। लेकिन नेशनल टीचर को आइडिया था इतना जोर से मारने के बाद भी कोई असर नहीं होगा, क्योंकि पहला जो अटैक मैंने किया था वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, जब उससे भी नहीं मरा तो इससे कैसे मरेगा, मुझे जितना हो सके उतना ज्यादा इस पे और अटैक करना पड़ेगा। लेकिन ये अटैक से उसको चोट लगी थी, काफी चोट लगी थी, तो वो भी कहता दर्द हो रहा है, मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, पहले मुझे प्यारी सुंदर माल लगती थी, लेकिन अब मुझे तो बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही, मैं मार डालूंगा तुझे, मार डालूंगा। ये भी कहती आजा मार मुझे, और सब तलवार से मार के बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देती है। लेकिन यार वो कुत्ता लिक्विड का शेप लेकर वापस अपनी बॉडी को बचा लेता है और कहता है वाह मजा आया, मेरे को बहुत मजा यहाँ पे आ रहा है तुम्हारे सामने लड़ने के लिए। मुझे मालूम है क्या, दुनिया में कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिसको मारने से पहले इतना मजा आता होगा जितना तुम्हें परेशान करने में मजा आ रहा है। वो भी कहती है आज का ये जो दिन है ना तेरे लिए आखिरी होने वाला है। तो उनका बैटल वहाँ पे कंटिन्यू होने वाला है। अब आते भाई अपने शाओक्वेन की ओर, जहाँ पे वो जो राजा था वो भी पूरा खुश था कि आज शाओक्वेन जो बड़े बड़े सपने लेकर आया था सारे के सारे सपने चूर चूर होने वाले हैं। क्या हुआ साले, थर्ड रैंक का बंदा है, मार डालूंगा, अपने देश को बचाऊंगा, कद्दू बचा पाएगा। तो शाओक्वेन भी कहता साले तू नाटक कर रहा है ना, फालतू का बकवास कर रहा है ना, ताकि तू थोड़ा सा टाइम ले सके। और प्रिंस ज़ेनबाई जो राजा का भाई था जो मर गया था, शाओक्वेन ने मारा था, वो आने वाला है। हाँ वो आने वाला है, वो मरा हुआ आदमी आने वाला है। तो राजा भी कहता साले मैंने जितना सोचा था तू तो उससे स्मार्ट निकला, तुझे पता कैसे चल गया साले। तो शाओक्वेन भी लायक पता कैसे नहीं चलेगा, जहाँ तक कि ये राजा जो कई साल पहले मर गया था अगर ये आ सकता है तो वो तो कुछ ही महीनों पहले मरा था, वो रिवाइव क्यों नहीं हो सकता। और याद है ना क्लोन वाली टेक्निक, ऐसा इसने 10-15 एपिसोड पहले किसी किताब में पढ़ा था कि 3 क्लोन, एक मरेगा तो दूसरा बचेगा, जब तक दोनों नहीं मरेंगे तो तीसरा बचेगा, ऐसा कुछ था, मुझे भी अच्छे से याद नहीं लेकिन ऐसा ही कुछ था। और उसी के अनुमान से आइडिया लग जाता है कि वो अपने आप को रिकवर करवा सकता है। साला वाह, मानना पड़ेगा, तू मालूम है मुझे रोकने के लिए तू अकेला तो काफ़ी नहीं है, इसलिए तूने उसको बुला लिया। ये भी कहता या लेकिन साले तुझे पता कैसे चला कि प्रिंस ज़ेनबाई जिंदा हो चुका है। ये भी कहता साले वो मैं क्यों बताऊं, ये तो तुझे बताना पड़ेगा। वो भी कहता याद है जब प्रिंस ज़ेनबाई मरा था और जब उसकी लाश तो हम लोग इस देश में लेकर आए थे, उस समय राजा ने उसको बचाने की कोशिश की, पब्लिकली जाके बोला कि नहीं वो बेकसूर है, लेकिन सबूत सामने थे, उसको बचा पाना पॉसिबल ही नहीं था। तो सारे मिनिस्टर्स, पब्लिक, यहाँ तक कि तुमने भी राजा की बैंड बजा दी और राजा को एट द एंड खुद को इम्पीच करना पड़ा, यानी अपने आप को प्लस अपने भाई को गुनहगार बताना पड़ा। जब यह सब कुछ हो रहा था तो किसी ने भी डेड बॉडी पे तो ध्यान ही नहीं दिया और इसी का फायदा उठाकर हमने डेड बॉडी को रिवाइव करवा दिया है और अभी रास्ते में है, आ रहा होगा और एक बार वो आ जाएगा, हम दोनों के साथ तेरा बैटल बेटे तू मरेगा। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। क्या करूँ यार, छोटा छोटा चैप्टर डाल रहा है लेकिन हर चैप्टर में कुछ ना कुछ मज़ेदार आ ही जा रहा है। उधर उन दोनों का बैटल स्टार्ट है, यहाँ पर 1 वर्सेस 2 का बैटल करेगा। ओ शिट यार ज़बरदस्त, मुझे तो मतलब बेकसीर से इंतज़ार है। आई होप अगला चैप्टर अगले हफ्ते आ जाए फटाक से। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो नाइट वॉचर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। याद है ना, प्रिंस ज़ेनबाई वो आने वाला था हमारे शाओक्वेन से लड़ने के लिए, लेकिन रास्ते में हमारे जो बाकी बंदे यानी नंबर 2, नंबर 4, अपना मॉन्क, नंबर 5 और सबके सब यानी चारों को चारों आके घेरे लेते हैं। वो भी कहता हो तुम लोग मुझे रोकने आए हो क्या। तो मॉन्क भी कहता है अमितवा तुमने 3,80,000 लोगों को मारा था, मासूम लोगों को मारा था, तो फिर तो तुम्हारी बैंड बजानी चाहिए। नंबर 4 भी कहता भाई ये फालतू बकवास करने की बातचीत अभी नहीं है, हमारा काम है इसको रोकना, इसको मारना और जितना हो सके उतना कमजोर बनाना और टाइम पास नहीं करना है। वो भी कहता या समझ गया, हमें ऑर्डर यहाँ पे मिला है इसको लड़के इसको मारने का, लेकिन ये पॉसिबल ही नहीं है। तो एट द एंड हमारा प्लान है इसको चोट पहुंचाओ, इतना चोट पहुंचाओ कि ये शाओक्वेन से लड़ने के लायक ही ना बचे। इसके लिए वो अपना बहुत ही बड़ा अवतार वाला अटैक
तैयार कर लेता है। दोनों जो लड़कियां थी नंबर 2 और नंबर 5 वो दोनों भी लड़ने को रेडी, यानी चारों के चारों अपने पोजीशन में आ जाते लड़ने के लिए। जैन भाई भी कहता है तुम लोगों को हराने के लिए मुझे लगभग 10 या 15 मिनट ही लगेगा। उतने में मोंक जोरदार अटैक कर देता है और ये अटैक में काफ़ी दम था। जैन भाई को ऐसा लगता है कि अरे यार, ऐसा लगता है कि किसी ने वाकई में काफ़ी ज़्यादा कमाल का अटैक कर दिया। लेकिन ये मोंक तो बस 7वें रैंक का है। एक 7वें रैंक के बंदे के अंदर इतनी पावर कैसे आ सकती है? बिल्कुल भी ना, मैं नहीं हार सकता। उतने में नंबर 5 अचानक से उसके पीछे आती है और पीछे से जकड़ लेती है। देख सकते हैं ऐसे। नंबर 2 भी देखती है, अबे ये लड़की को मैंने कभी लड़ते देखा नहीं है, हमेशा खाना खाते और बकवास करते हुए देखा है, लेकिन जब लड़ने की बारी आएगी देखो इसने भी बवाल मचा दिया। फिर नंबर 4 वो तो है ही स्वॉर्डमैन, तो वो भी अपना तलवार लेके बड़े बड़े अटैक करता है। और वो कमीना अब वो भाग भी तो नहीं सकता क्योंकि नंबर 5 ने यहाँ पे पकड़ लिया है। तो वो भी देखता है कि अरे यार इस कमीने ने पकड़ लिया, जाने दे मुझे वरना चोट तुझे भी लगेगा, जाने दे। जाने क्यों नहीं देता? वो नहीं जाने देती, उसको अटैक लगता है। फिर मोंक भी आता है और मोंक भी मुक्का मारे जा रहा है और वो भाग ही नहीं पा रहा बेचारा, पीछे से नंबर 5 ने जो पकड़ के रखा है। लेकिन एट द एंड वो एक बहुत ही जोरदार अटैक कर देता है जिससे नंबर 5 को भी चोट लगता है और मोंक को भी चोट लगता है। और जेन भाई डायरेक्ट नंबर 5 को मारने आ रहा था कि साली तूने मुझे पकड़ा था ना, लेकिन अपना मोंक दूसरा अटैक करके उसको रोक देता है और नंबर 5 को बचा लेता है। फिर अपना नंबर 4 एक स्वॉर्ड अटैक तैयार कर लेता है और अपनी नंबर 2 टेलिस्मैन और आर्टिफैक्ट अटैक तैयार कर लेती है और मोंक जो अपना फिजिकल अटैक तैयार करता है और तीनों के तीनों मिलकर अटैक कर देते हैं, लेकिन ज़्यादा कोई असर भी नहीं होता। तो ये भी कहता हूँ माय गॉड मैंने अपना सारा अटैक यूज़ कर लिया। नंबर 2 भी कहती मैंने भी ऑलमोस्ट अपना सारा अटैक यूज़ कर लिया। सोचा इतना बड़ा अटैक करने के बाद काफ़ी बड़ा असर होगा, असर हुआ लेकिन वो असर बहुत ही छोटा था। देख सकते हैं वो अभी भी लड़ने के लिए एकदम खड़ा है, एकदम बिंदास, जैसे कि उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो नंबर 2 भी कहती है वही नहीं यार, हमारा मेन मकसद इसको मारने का है, लेकिन हम सबको मालूम है कि हम मार नहीं सकते। तो शॉकवेन ने बोला था कि जहाँ से मत मारो, तुम बस लड़ो, जितना हो सके लड़ो और 2-3 घंटे तक उसको यहाँ पे रोको और इन 2-3 घंटों के अंदर है ना उसको इतना चोट पहुँचा पाओ कि जब वो मेरे पास आए ना तब तक उसकी हालत ख़राब हो चुकी रही। लेकिन लगता नहीं है कि हम इसका कुछ बिगाड़ पाएंगे। जस्ट इमेजिन वो राजा पहले से लड़ रहा है और ये भी चल गया और दोनों मिलकर बेचारा शॉकवेन अकेले कैसे रोकेगा। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। जी हाँ, यही है छोटा सा, इसी से काम चला लो। चलो मिलते हैं हम किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो नाइट वॉचर की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। याद है ना, एक मिनिस्टर जो प्राइम मिनिस्टर था वो भी मना कर देता कि राजा को बचाने कोई नहीं जाएगा। तो सबसे बड़ा बेटा यानी प्रिंस भी कहता क्यों यार, हम बचाने क्यों नहीं जाएंगे? तो वो भी कहता प्रिंस आप बातों को समझने की कोशिश करो, आप बचाने नहीं जाओगे इसमें आपके फ़ायदा होगा। वो भी कहता इसमें मेरा क्या फ़ायदा होगा? वो भी कहता आपको सुनने में आया है कि शौकन बहुत ज़्यादा गुस्से में और शौकन ने आपको बाप के मारने की प्लानिंग बना ली है और वो मार रहा होगा। ये भी कहता हाँ तो मेरा काम है जाके बाप को बचाना ना। वो भी कहता सुनो ना, अगर शौकन अपने मकसद में कामयाब होता है और उसको मार डालता है तो राजा तो मर जाएगा और राजा के मरने के बाद आप सबसे बड़े बेटे हो, तो नया राजा कौन बनेगा? वो भी कहते एक सेकेंड, कहीं तुम्हारा मतलब? मिनिस्टर भी कहते यार तुमने सही समझा मेरा मतलब। देखो यार मैं कोई जवान आदमी नहीं हूँ, मैं बूढ़ा आदमी हूँ और मैंने ज़िंदगी में कुछ भी नहीं उखाड़ा है और आप भी 30 साल के हो चुके हो और आपका बाप दिन रात कल्टीवेशन कल्टीवेशन कल्टीवेशन, इमोर्टलिटी चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए करता रहता है। हो सकता है वो इमोर्टली बन जाए, 50 साल 100 साल 200 साल हमेशा जिए और हमेशा राजा बन के रह जाए। या बाई चांस मान लो राजा इमोर्टलिटी हासिल नहीं किया लेकिन 50-60 साल तो आराम से राज करेगा जब तक तुम बूढ़े हो जाओगे। बुढ़ापे में राजा बनने का क्या फ़ायदा? अगर राजा बनना है अपने जवानी में राजा यहाँ पे बनो। इसके लिए प्यार से कह रहा हूँ, बचाने के बदले आप कुछ मत करो, बैठे रहो। वो भी कहता देखा जाए तो ये मौका सही है। हाँ ठीक है, ओ सुनो तमाशा क्या देख रहे हो, चलो जल्दी से अंदर चलो, मेरे बाप ने क्या ऑर्डर दिया है, कोई बाहर नहीं जाएगा। तो वो लोग भी कहता मालिक ये ऑर्डर आपके बाप का नहीं है क्योंकि इसमें जो हैंडराइटिंग है ना वो राजा वाली मैच नहीं कर रही। वो भी कहता भाई मैं उसका बेटा हूँ, मुझे मालूम है मेरे बाप की हैंडराइटिंग क्या है, चलो अंदर। वो मिनिस्टर्स भी समझ जाते हैं कि ये खुद चाहता है कि बाप मर जाए ताकि बाप का जो सिंहासन है इसको यहाँ पे मिल जाए। देखा जाए तो हम भी यही चाहते हैं क्योंकि राजा की सेवा पानी कर करके हम भी थक गए, वो हमें भी कोई नया राजा चाहिए। अब ये जो बात है कि शौकन और राजा का बैटल स्टार्ट हो गया है और लोग टेलीपोर्ट होकर किसी अलग एरिया में चल गए और बेटा बचाने के लिए नहीं जा रहा। ओ शिट यार, माहौल तो बहुत ही सनसनी हो गया है, लेकिन कहाँ गया है? हमको भी बैटल देखना है लेकिन किधर है किसी को भी नहीं मालूम, सब आपस में लगे हुए हैं उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो जवाब निकलता है कि क्या
वाकई में शौकन राजा को मार डालेगा, क्या उसके अंदर इतना दम है? दूसरा भी कहता नो वे यार, ऐसा नहीं हो सकता। ये लोग भी कहते हैं ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, हमें कोई आइडिया नहीं है। बाय द वे राजा पे भरोसा है, लेकिन राजा से ज़्यादा शौकन पे भरोसा है। वेट करो, बहुत ही जल्दी गुड न्यूज़ बैड न्यूज़ जो भी मिलना है हमें मिल जाएगा। अब आते भाई शौकन की ओर, जो राजा के साथ लड़े जा रहा था। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है क्योंकि मालूम है ना, खाली राजा अकेला नहीं है, ज़ेन भाई की बॉडी के साथ दोनों कनेक्ट हो चुके हैं। और तभी राजा जोरदार सोनिक अटैक करके शौकन के कान के पर्दे फाड़ देता है और बाद में मुक्का मार के छाती भी तोड़ता है और दूर पटक भी देता है। लेकिन शौकन जैसे तैसे अपने आप को मतलब ये अटैक से संभाल लेता है। राजा भी कहता वाह बेटे, तुझे क्या वाकई में लगता है ये छोटे मोटे अटैक से तू अपने आप को संभालने के अलावा मुझे मार भी पाएगा? शौकन भी देखता है अरे यार, ये जो मोंग शेंगशु का हाथ है वो मेरे पास है, जिसके चक्कर में इतने देर तक मैं टिक पा रहा हूँ। अगर वो ना होता तो मैं टिक भी नहीं पाता। लेकिन टिकने से काम नहीं चलेगा, मुझे कोई बड़ा अटैक करना पड़ेगा, इतना अटैक जो इसको मार सके। तो काफ़ी बड़ा अटैक निकाल लेता है करने को, लेकिन उतने में राजा पास में आता है और मुक्का पकड़ कर शौकन को पटक देता है। शौकन भी कहता है अरे यार, मेरा ये अटैक भी काम नहीं आया, क्या करूँ, कैसे इसको हराऊँ? राजा भी कहता क्या हुआ, नहीं काम कर रहा मेरा अटैक सा हो, स्वॉर्ड कंट्रोल। इतना बोलकर है ना, जितने भी स्वॉर्ड थे शहर में वो सारे के सारे स्वॉर्ड को कंट्रोल करके अपने पास बुलाने लगता है। और सब लोग डाउट में क्यों, हट ये क्या हो गया, हमारा स्वॉर्ड किधर है, हमारा स्वॉर्ड किधर है? और देख सकते राजा सारे के सारे स्वॉर्ड को बुलाकर कैसे खड़ा है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने की। एक तो राइटर पहले के मुकाबले चैप्टर भी छोटे छोटे डालता है, प्लस अभी फाइट चालू है और फाइट काफ़ी छोटे छोटे ही होते हैं। मतलब मैंने क्या एक्सप्लेन किया, उसने मुक्का मारा, इसने मुक्का मारा, इसने ये अटैक किया, उसने वो अटैक किया। वही अगर बातचीत होती है ना, तो बातचीत में कई बार डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ता है, तो वीडियो ऑटोमेटिक लंबा बन जाता है। एक तो फाइटिंग है, ऊपर से राइटर अब छोटे छोटे चैप्टर डालता है, जिसके चक्कर में यही है जो भी है काम चला लो, लेकिन छोटा है, मजा आया। आई होप अगला वाला और भी कमाल का हो। तो चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो नाइट वॉचर के इस एपिसोड की शुरुआत होती है हमारे सेट लीडर से। यहाँ तक एक बंदे के साथ इसका भी बैटल स्टार्ट था। तो लीडर कहता है सुनो, मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है और बाकी लोगों से मुझे कोई लेना देना नहीं है। वो भी कहता हुआ मानना पड़ेगा, मेरे कोई भी डिसाइपल इतने एरोगेंट नहीं है जितने तुम यहाँ पर हो। चलो यार एक छोटा सा शर्त लगा लेते हैं। वो भी कहता क्या शर्त लगाओगे, हमसे पंगा ना लो। वो भी कहता क्यों पंगा यहाँ पे ना लूँ, शर्त ये है कि आज शौकन का बच्चा मरेगा। अब आते भाई वही प्रिंस ज़ेन भाई की ओर। याद है ना पिछले एपिसोड में नंबर 4 ने जोरदार अटैक किया था, छाती में छेद हो गया था, लेकिन वो मरा नहीं था, उसने अपने आप को रिकवर कर लिया था क्योंकि उसके पास एक ऐसा आर्टिफैक्ट है कि एक बार इतना जोर से अटैक लगा तो उसको रिकवर यहाँ पे कर सकते हैं। साला मैं सोचा था बड़े बैटल में यूज करूंगा, लेकिन तूने पूरा बर्बाद कर दिया। अब मुझे तेरे साथ लड़ने का कोई शौक नहीं है, मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, मुझे शौकन से लड़ना है और मैं शौकन को ही मारूंगा। तो लिटरली उसको इग्नोर मार के शौकन की ओर निकलता है, लेकिन रास्ते में ठान लेता है कि शौकन को मारने के बाद मैं वापस आऊंगा और ये चारों के चारे बंदर लोग को मारूंगा। अब शौकन की ओर आते हैं, जो पुराने राजा के साथ बैटल कर रहा था और राजा ने बवाली मचा दिया था, बड़े बड़े अटैक किए जा रहे, हर जगह आग ही लग चुका है। शौकन को भी टेंशन होता कि अरे यार ये पुराने राजा में वाकई में दम है, हमारे पावर के बीच में जमीन आसमान का फर्क है। 1 वर्सेस 1 के डायरेक्ट बैटल में मेरा जीतना काफी मुश्किल होगा। और ये सब बैटल के बीच में ज़ेन भाई आ भी जाता है और वो भी कहता देखा मैंने बोला था ना ये आ जाएगा, और ये आ भी गया। और क्या ले बच्चे, मुझे लगा वाकई में तेरे जितना, मतलब तेरे अंदर वाईगोंग जितना दम होगा, तू तो वाईगोंग के आधा भी नहीं है, ऐसे क्या तू घंटा जीतेगा। इतना बोलकर अपनी बॉडी और ज़ेन भाई की बॉडी आपस में मर्ज कर लेता है, जिससे और बड़े बड़े रिएक्शन होते हैं। तो देख सकते हैं ऐसा कुछ बन जाता है और कहता हुआ आप साले में इनविंसिबल हो चुका हूँ। शौकन भी कहता हट ऐसा नहीं हो सकता। अब आते भाई राजा के महल की ओर, जहाँ पे मिनिस्टर्स लोग बाहर जाने वाले थे, लेकिन ये कोई आदमी आके रोक देता है और कहता नहीं जा सकते। वो लोग भी कहते क्यों नहीं जा सकते, हमको यहाँ से जाने दो। अरे यार हम बाहर नहीं जा सकते, हम बाहर यहाँ पे जाएंगे तो लफड़ा हो जाएगा। अभी राजा भी बाहर गया शौकन के साथ, पता नहीं यार क्या होगा, तो हम लोग कुछ क्यों नहीं बोलते। वो लोग भी कहते हम लोग क्या बोले, अभी शौकन आया था, शौकन के साथ पंगा हुआ और दोनों यहाँ से टेलीपोर्ट हो गए लड़ने के लिए। दूसरा मिनिस्टर भी कहता ये हम टेलीपोर्ट हो गए, हम लोग क्या करें। ये लोग भी कहता हम लोग क्या करें, शौकन का दार है, शौकन का बिना है, शौकन ये है, शौकन वो है, तो हम लोग जाएंगे राजा को सपोर्ट करेंगे, राजा के साथ मिलके शौकन को मारेंगे। तभी एक लेटर दिखाया जाता है, बोला जाता नहीं, राजा ने इसमें लिखा है कि कुछ भी हो जाए
तुम में से कोई बाहर नहीं जा सकता और राजा को सपोर्ट करने बिल्कुल भी नहीं जा सकता। प्लस बाहर एक बॉडीगार्ड है जो हमको बाहर जाने से रोक रहा है। तो दूसरा बंदा भी कहता तुम पागल वागल हो गए हो क्या, अरे यार ऐसे कैसे बाहर यहाँ पे ना जाए, हमें जाना चाहिए राजा की हेल्प करने, हमारा फर्ज बनता है। मनी मन सोचता कि ये जो हैंडराइटिंग है लेटर पर ये राजा की है ही नहीं, ये राजा ने लिखा ही नहीं है और राजा हमको बाहर जाने से क्यों रोकेगा, राजा ऐसा क्यों चाहेगा कि हम उसकी प्रोटेक्शन ना करें। तो ये सब झूठ है, ये सब फेक है। तो बाकी बंदे भी कहते हैं यह फेक होगा, चलो राजा को बचाने के लिए। तो सारे बंदे टीम अप करके निकल पड़ते हैं। उतने में वो बॉडीगार्ड वो वापस रोक देता है और कहता राजा ने बोला है ये लेटर भी राजा का है कि कोई बाहर नहीं जाएगा। नहीं जाएगा मतलब नहीं जाएगा वरना मार डालूंगा। वो लोग भी कहते तू होता कौन है हमको ये ऑर्डर देने वाला। और पहली बात राजा ने ऐसा कुछ नहीं बोला है और राजा को हेल्प चाहिए तो राजा ऐसा लेटर लिख के क्यों बोलेंगे, वो लेटर पक्का फेक होगा। और आप लोग को समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। अरे वो लेटर क्योंकि राजा ने नहीं लिखा, वो लेटर बड़की प्रिंसेस ने लिखा था। शौकवेन को मालूम था कि ये सारे राजा के टट्टों को पता चलेगा कि राजा मुसीबत में, तो ये पक्का हेल्प करने आएंगे। तो शौकवेन ने प्रिंसेस को बोला था, प्रिंसेस ने दूसरी टीम को मैसेज भेजा था और वो दूसरी टीम वाले ही ये बॉडीगार्ड है जो उसकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं। उतने में ये कोई मिनिस्टर अपने ही मिनिस्टर था, वो भी कहता वेल यार क्या करे, आपको आगे आके कुछ बोलना चाहिए। तो प्रिंस भी कहता वेल यार क्या बोले, मैटर तो बहुत ज़्यादा सीरियस है, आप ही कुछ बोल दो। वो भी कहता ओके ठीक है, सुनो गेट बंद करो और कोई भी बाहर नहीं जाएगा। यानी ये भी शौकवेन के साइड में ही है और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। चलो यार कम से कम दूसरा चैप्टर तो आ गया। अब तीसरा चैप्टर तो ये हफ्ते नहीं आएगा, अगले हफ्ते ही आएगा। चलो कोई ना, हमेशा की तरह फिर से वेट कर लेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो नाइट वॉचर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। याद है ना, राजा ने शहर में जितने भी स्वॉर्ड थे सारे के सारे स्वॉर्ड को बुलाकर अपने पावर में यूज करने लगा था। और मैं आपको बताना भूल गया, लेकिन ये जो बैटल हो रहा था, बैटल कर करके वो जो लोकेशन शहर से काफी दूर था, लेकिन लड़ते 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 शहर में आ गया। याद है ना, शहर वालों को, गाँव वालों को कोई प्रॉब्लम ना हो इसके लिए शौकवेन दूर एरिया में टेलीपोर्ट किया। लेकिन राजा तो चाहता है देश बर्बाद हो, शहर बर्बाद हो, लोगों को तकलीफ हो, इसके लिए लड़ते लड़ते एकदम करीब आ चुका था। तभी तो सारे के सारे तलवार भी उसने ले लिया था और सारे तलवार मिलाकर एक बड़ा सा तलवार बना लेता है। और वो शहर कितने करीब था कि शहर के सारे बंदे देख लेते हैं, किसी को विश्वास ही नहीं होता। और जैसे पुराने राजा का आत्मा और ज़ेन भाई की बॉडी मिली थी ना, तो वो दिखने में ज़ेन भाई की तरह लग रहा था। तो काफ़ी पब्लिक डाउट में आ जाती है कि हाँ प्रिंस ज़ेन भाई ऐसा कैसे हो सकता है, इस कुत्ते ने इतने मासूम लोगों को मारा था लेकिन बाद में खुद भी तो मर गया था, ये वापस कैसे आ सकता है, रिवाइव होकर आया है क्या, नहीं हो सकता ऐसा। और एक सेकंड, वो तो शौकवेन है, शौकवेन क्या कर रहा है, शौकवेन यहाँ पे लड़ना चाहता है, शौकवेन गुस्से में लग रहा है। अरे उसने पिछली बार धमकी दी थी राजा को मार डालूंगा, राजा किधर है, ये तो ज़ेन भाई है, कहीं उसने राजा को मार तो नहीं डाला। और यार अब इसके साथ क्या होगा भाई, बहुत वो लोग मतलब अपने अपने हिसाब से थियरी बनाने लगते हैं। तभी एक बंदा कहता है शौकवेन 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 ये चल के आ रहा है, हमें कोई आइडिया नहीं है, लेकिन तुम लड़ो, हम सपोर्ट करने को तैयार है। तभी ज़ेन भाई उस आदमी को वहीं पे मार डालता है जो कह रहा था। तो पब्लिक भी कहती है अरे यार ये कैसा दरिंदा आदमी है, जब वो जिंदा था तब उसने लाखों मासूम लोग को मारा, मरने के बाद उसकी आत्मा भी मारे जा रही है। ज़ेन भाई भी कहता है शौकवेन के बच्चे देख रहे हैं कि हम कोई तेरा सपोर्टर आगे आने वाला नहीं है, क्योंकि जैसे वो आगे आएंगे हम वैसे ही मार डालेंगे, तेरा यहाँ कोई नहीं। अब उसके दिमाग में आता है कि जो मेरा काफ़ी प्लान है वो बर्बाद हुआ है। पहले मुझे आइडिया नहीं लगा कि प्लान किसने बर्बाद किया, लेकिन एंड में मुझे आइडिया लगा कि सारे के सारे प्लान को बर्बाद करने के पीछे शौकवेन का हाथ है। जब मर्डर किया था लाखों लोगों को तो किसने आके रोका था, शौकवेन ने आके रोका था। ज़ेन भाई को किसने मारा था, उसने मारा था। धमाके वाला केस आपको याद है ना, बहुत पुराने एपिसोड में जहां से पहली बार मोंग शेंगशु मिला था, वो केस किसने सॉल्व किया था, शौकवेन ने। यानी इस कुत्ते के बच्चे ने मेरे इतने प्लान डिस्ट्रॉय किए हैं कि आज मैं तुझे मार के सारे प्लान का बदला लेने वाला हूँ। उतने में अपने सोल्जर्स कहते कुछ भी हो जाए, शौकवेन को हम हेल्प करेंगे और उस कमीने ज़ेन भाई को यहाँ पे मार के रहेंगे, सब लोग यहाँ पे रेडी हो जाओ। तो तलवार तोप का गोला लेकर रेडी हो जाते हैं, शौकवेन की ओर आते हैं। शौकवेन भी देखता है अरे यार इसको मैं कैसे मारूं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा, मैंने अपना काफ़ी पावर यूज़ कर लिया, मैं मार नहीं पा रहा, काफ़ी वेपन यूज़ कर लिया, तलिस्मैन यूज़ कर लिया, मार यहाँ पे नहीं पा रहा, कोई दूसरा छोटा मोटा वेपन तो काम ही नहीं करेगा। और मैं शेंशु की हेल्प ले रहा हूँ, हालांकि शेंशु का 100% पावर मुझे नहीं मिला है, उसका 100% की भी पावर की जरूरत पड़ेगी। और मेनली मुझे सपोर्ट चाहिए, या तो नेशनल टीचर का या तो सेट के लीडर का। अब वो दोनों अभी तक सपोर्ट करने नहीं आए, यानी पक्का बिजी होंगे, इसी कुत्ते ने बिजी करवाया होगा। और ये सच है, याद है ना, वो दोनों अपने अपने दुश्मन के साथ यहाँ पे लड़ रहे हैं। यानी मैं अकेले कैसे लड़ूं यार, क्या मैं वाकई में मर जाऊंगा, लेकिन मुझे मरना नहीं है, मुझे इसको मारना है वरना पूरा देश बर्बाद हो जाएगा। राजा भी कहता क्या हुआ, डर लग रहा है, क्या सोच रहा है, आजा
मार मुझे, ये देख मेरी असली पावर। इतना बोल के बड़े से तलवार से अटैक करता है। तो शाओकुन अपनी छोटे से तलवार से अटैक करता है। ये एक आर्टिफैक्ट था जो बहुत पहले सेट लीडर ने दिया था, और दोनों का अटैक टकराता है और धमाका होता है। और इसी धमाके के साथ ये चैप्टर यहीं पे खत्म। वही हमेशा की तरह छोटा ही चैप्टर है। आई होप अगला चैप्टर आए तो बड़ा हो। अगला अब अगले हफ्ते आएगा। मिलते हैं अगले हफ्ते वाली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है। नाइट वॉचर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारे सारे बंदे मिलकर प्रिंस ज़ेन भाई के साथ बैटल कर रहे थे, और ज़ेन भाई हमारे चौथे नंबर से कहता है, हेलो भाई कैसा है? जहां तक कि मुझे आइडिया है तो बहुत पहले स्कॉलर हुआ करता था, फिर तूने स्कॉलरगिरी छोड़कर स्वॉर्डमैनशिप अपना लिया, क्या फ़ायदा हुआ? अरे तू स्कॉलर रहता तो आगे चल के पढ़ाई करता, इंपीरियल एग्जामिनेशन देता और ऑफिशियल बनता, और ऑफिशियल बनने के बाद ज़िंदगी बड़ी बेहतरीन हो जाती है। लेकिन स्वॉर्डमैन बनने के बाद ज़िंदगी बेकार हो जाती है। तू ठहरा चौथे रैंक का नल्ला बंदा और मैं थर्ड रैंक का। देखने से लगेगा कि बस एक लेवल का तो डिफरेंस है, बट इन रियलिटी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। चौथा भी कहता, साले तो क्या हो गया, तू बकवास क्यों किए जा रहा है और मुझे कुछ भी बताने की ज़रूरत ही नहीं है, आई नो। वो भी कहता, यू डोंट नो, यू रियली डोंट नो। अगर तेरे दिमाग में कहीं भी ऐसा लग रहा है कि तू अकेले मुझे हरा देगा, सपने में भी नहीं। तभी अपना मोंग पीछे से आता है और कहता, कुत्ते वो अकेला नहीं है, हम भी उसके साथ हैं। इतना बोल के बहुत बड़ा अटैक करता है, जिससे ज़ेन भाई की बॉडी को अफेक्ट भी पड़ता है और काफ़ी ज़्यादा ब्लड निकलता है। हाँ, लेकिन मरता नहीं है। अपना टकला सैड हो जाता है कि फक, मैंने कुछ ज़्यादा बड़ा अटैक किया था, मेरी पूरी पावर ख़त्म हो गई है, और साले को ज़्यादा कोई असर भी नहीं हुआ। तभी पीछे से नंबर 2 आती है और कहती, डोंट वरी, मैं हेल्प करने आ रही हूँ। लेकिन वो कुत्ता दूसरा अटैक करके नंबर 2 की बॉडी को जमा देता है, वो बेचारी हिल भी नहीं पाती। नंबर 4 भी देखता, फक यार, उसने टकले की पूरी पावर कैंसिल कर दी, नंबर 2 को यहाँ पे जमा दिया। यानी अगर मुझे बचाना है तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। वो भी कहता, क्या हुआ कुत्ते, इनको बचाने के बारे में सोच रहा है? नहीं बचा सकता, तेरी तो इतनी भी हिम्मत नहीं है कि तलवार उठाकर लड़ भी सके। तो वो अपने बारे में बताने लगता है कि सुनो गाइस, आप लोग को मेरे बारे में नहीं मालूम, लेकिन मैं अनाथ था। फिर एक कपल जिनका बच्चा नहीं हो रहा था, उन लोगों ने मुझे गोद ले लिया, लेकिन कुछ सालों बाद उनकी भी मौत हो गई। लेकिन जब तक मैं बड़ा हो चुका था, अपने आप को संभालने लायक, और मैं स्कॉलर बना, और मेरे एक मास्टर हुआ करते थे, बड़े कमाल के मास्टर थे। लेकिन एक दिन उनकी मौत हो गई। मौत का कारण मुझे मालूम नहीं। जब मैंने पूछा तो मुझे ये बोला कि एक पिलर से टकराए और टकराने के चक्कर में मौत हो गए। लेकिन मेरे मास्टर इतने पागल आदमी नहीं थे जो पिलर से टकराकर अपनी जान यहाँ पे निकाल ले। उनके मौत के पीछे दाल में पक्का कुछ ना कुछ काला है, और क्या काला है एग्जैक्टली मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन मुझे इतना याद है, वो हमेशा कहते थे, कुछ भी हो जाए लेकिन तो कभी मेरे जैसा मत बनना। उससे मुझे कहानी याद आया, एक टाइम पहले अचानक से अकाल पड़ गया था, बहुत ज़्यादा बड़ा अकाल पड़ गया था, खाने को खाना नहीं था। राजा लोगों से रिक्वेस्ट किया गया कि प्लीज़ यार तुम ये कर दो, जाओ मासूम लोग की हेल्प करो, मासूम लोग को अनाज दो। लेकिन राजा कुत्ते का बच्चा उसने नहीं दिया। मेरे मास्टर ने प्रोटेस्ट किया, राजा के खिलाफ चले गए। राजा ने बोला ठीक है करेंगे, कुछ भी नहीं किया। और कुछ दिनों बाद मेरे मास्टर की मौत हो गई। जब मैंने पूछा क्यों मरे, तो ही पिलर से टकरा के गलती से मर यहाँ पे गए। लेकिन उस समय मुझे आइडिया नहीं लगा, मैं समझ नहीं पाया। लेकिन अब समझ आ रहा है, उन लोगों ने मेरे मास्टर को मार डाला था। और अब मुझे याद आया, मास्टर कहते थे ना कि कभी मेरे जैसा मत बनना, मेरे जैसा यानी एक सच्चा, एक ईमानदार। क्योंकि ये दुनिया बड़ी जंगली है, भेड़ों से भरी हुई है। ईमानदार आदमी को देखते ही नोच खाते हैं। लेकिन मास्टर आई एम सॉरी, मैंने आपकी पूरी बात मानी, ये बात नहीं मानूंगा। मैं बनूंगा ईमानदार, एक सच्चा, एक अच्छा आदमी जो कमीनों को मारकर मासूम लोग के लिए न्याय करेगा। साले ज़ेन भाई के बच्चे, तेरी माँ का इधर देख। इतना बोल के बहुत ज़्यादा बड़ा अटैक करता है। ज़ेन भाई भी चौंक जाता, व्हाट, इस बच्चे में अचानक से इतना पावर, इतना जोश, इतना मोटिवेशन कहाँ से आ गया? और जो उसने अटैक किया था ना, डायरेक्ट छाती में लगता है, और देख सकते छाती में छेद हो जाता है। ये भी कहता है 10 सालों से जो मैंने स्वॉर्डमैनशिप की प्रैक्टिस की ना, तूने देखा इसका पावर? नंबर 2 भी कहती, वाह तूने मार डाला, लेट्स गो। लेकिन नहीं, वो मरा नहीं था। वो भी कहता, साले बच्चे, हाँ जैसा मैंने सोचा था तो उससे एकदम अलग निकला। एक चौथे रैंक का बंदा मेरे को इतना चैलेंज यहाँ पे दे रहा है, मैं अभी मरूंगा नहीं, मैं अभी भी लड़ सकता हूँ। और देख सकते हो और भी ज़्यादा जोश में आ जाता है, और इसी जोश के साथ चैप्टर खत्म हो जाता है। पिछले बार भी छोटा चैप्टर था, तो मैं क्या करूँ,
पिछले बार एक ही छोटा चैप्टर आया था, दूसरा चैप्टर आया भी नहीं क्योंकि राइटर बीमार पड़ गया था। जैसे तैसे उसने एक चैप्टर बनाया और बोला है कि अगर अगले हफ्ते ठीक होगा तो 2 चैप्टर आएंगे। तो ये तो पहला तो आ गया है, अगर कल दूसरा चैप्टर आता है तो समझो मैं दूसरा वीडियो बना दूंगा, और कल इसका वीडियो नहीं आया तो समझो दूसरा चैप्टर ये हफ्ते भी नहीं आएगा, फिर से 1 हफ्ते का वेट करना पड़ेगा। एक तो कहानी एकदम इंटेंस माहौल पर आ चुका है, इधर ज़ैन भाई के साथ लड़ाई हो रही है, उधर नेशनल टीचर लड़े जा रही है, उधर सेट का लीडर भी लड़ रहा है, और मेन हमारा शौकन पुराने राजा के साथ बैटल कर रहा है। और ऐसी में ही राइटर की तबीयत खराब हो गई, एक एक चैप्टर आ रहे हैं वो भी छोटे छोटे आ रहे हैं। दुआ करो तबीयत ठीक हो जाए और बड़े बड़े चैप्टर 2-2 चैप्टर पहले की तरह आने लग जाए। याद है बहुत पहले 1 साल पहले तक 3-3 चैप्टर आया करते थे और तीनों के तीनों चैप्टर काफ़ी बड़े होते थे, 7-8 मिनट के वीडियो भी बन जाता था। वो दिन भी क्या दिन थे। चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो नाइट वॉचर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। याद है ना, शाओ क्वेन के पास छोटा सा चाकू जैसा जो वेपन था उससे अटैक कर देता है, जिससे काफ़ी बड़ा धमाका होता है, पूरे एरिया में तबाही तबाही मच जाती है और राजा की भी बैंड बज जाती है और शाओ क्वेन एकदम सही सलामत खड़ा। राजा को विश्वास नहीं होता, ऐसे कैसे तूने कर दिया। शाओ क्वेन भी कहता क्योंकि मैं तुम जैसे बंदर लोगों के लिए पैदा नहीं हुआ हूँ, तुम जैसे बंदों को खत्म करने के लिए पैदा यहाँ पर हुआ हूँ। तलवार तलवार होता है, क्यों ना छोटा तलवार है या बड़ा तलवार है, अच्छे लोहे से बना रहे या खराब लोहे से बना रहे, चलाने वाले में दम होना चाहिए। और मेरे में कितना दम है मुझे मालूम है, तुम दोनों जो साथ में जुड़े हुए हो बाहर आओ, इतना बोल के छाती पे अटैक करता है और दोनों की बॉडी अलग कर देता है, यानी पुराने राजा का और ज़ैन भाई का। देख सकते हैं राजा को तकलीफ होता है और वो कुछ भी करके बॉडी को एकदम वापस जोड़ने की कोशिश करता है। तो शौकन समझ जाता है ये दोनों अलग अलग रहेंगे तो मैं इनको हरा सकता हूँ, लेकिन अगर ये दोनों ऐसे ही एक हो जाएंगे तो मैं हरा नहीं पाऊंगा। तो जोर से अटैक करके उनको कंप्लीटली दूर कर देता है। देख सकते हैं ज़ैन भाई की बॉडी अलग हो जाती है और ज़ैन भाई की जो बॉडी है ना वो काफ़ी ज़्यादा हराने लायक है, क्योंकि राजा तो आत्मा है, आत्मा की बॉडी कैसे खत्म करोगे, लेकिन ज़ैन भाई की बॉडी एक बॉडी है, उसको खत्म करना आसान होगा। लेकिन पिछली बार जब मैंने खत्म किया था साला रिवाइव हो गया, यानी मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे रिवाइव ना हो सके। क्या फ़ायदा अगर तुमने मार दिया लेकिन वापस रिवाइव हो गया। तो सुन में ज़ैन भाई के बच्चे, आज तेरा खात्मा होगा और परमानेंट खात्मा होगा जिससे तू कभी रिवाइव भी ना हो पाए। हो भी कहता बस बहुत हो चुका है, बहुत ज़्यादा हो चुका है, तुझे मालूम भी है मैंने कितना सहा है। शाओ क्वेन के बच्चे, मुझे बहुत पहले मौका मिला था तुझे मारने का, लेकिन मैं मार नहीं पाया तुझे। वाई गोंग को और ये जो है अपनी नेशनल टीचर, सबको उसी दिन मार देना चाहिए था। शाओ कैन भी कहता उस दिन किस दिन, क्या बोले जा रहा है, बोल तो ऐसे रहे जैसे कि तेरे पास मौका था सब कुछ करने का। वो भी कहता हाँ मेरे पास मौका था ये पूरे देश को अपना बनाने का, ये अपना मकसद कब का पूरा कर लेने का, लेकिन आज से 20 साल पहले जो बैटल हुआ था वही जिसके बारे में हमने कई सुना है, जिसमें वाई गोंग ने तबाही मचाया था, उसी टाइम पर मैं अपना काम पूरा करने वाला था। तो उस समय पैदा ही नहीं हुआ था, पैदा हुआ था लेकिन उस समय छोटा बच्चा था, तो मैं कर नहीं पाया क्योंकि देश का जो लक होता है वो लक आधा गायब हो गया। याद है ना, देश का आधा लक हमारे शाओ कैन की बॉडी में गया था, तो चल गया, जिसके चक्कर में मैं कर नहीं पाया। फिर मैंने वेट किया कि लक रिकवर होने दो या लक यहाँ पे मिलने दो। उसी बीच में नेशनल टीचर के बारे में पता चला और नेशनल टीचर के साथ डुओ कल्टीवेशन करके भी बढ़िया कर सकता हूँ, लेकिन नेशनल टीचर ने भी सामने से मना कर दिया, जिसके चक्कर में मेरा वो प्लान भी फेल हो गया। साला गुस्सा तो आया, मन तो किया उसको मार डालूं। फिर मुझे तेरे बारे में पता चला कि बाकी लक तेरी बॉडी के अंदर है, लेकिन मैंने तुझे डायरेक्ट मरवाया नहीं क्योंकि मुझे लक निकालना यहाँ पे था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है तुझे मार देने में ही फायदा था। आप लोग सोचोगे कि डुओ कल्टीवेशन तो राजा करना चाहता है, ये तो ज़ैन भाई है ना, उसका भाई ना, तो ये इसका उसका क्या कनेक्शन हुआ। तो और आपको याद नहीं तो बहुत पुराने एपिसोड में शाओ कैन को अनुमान लग चुका था कि बंदा कोई एक है जिसने अपनी बॉडी को 3 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया है। तो आप पुराना राजा ही मेन आदमी है, वही मेन ये कमीना हरामी है जो पहले राजा की बॉडी में था और ज़ैन भाई की बॉडी दोनों एक है। अपनी आत्मा को समझो 2 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया है, दोनों अपने बच्चों की बॉडी में, यानी 3 जिस्म और एक जान यहाँ पर है। लेकिन आज तू मुझे मिल चुका है, आज तुझे जाने नहीं दूंगा, आज तुझे मार के रहूंगा, खात्मा करके रहूंगा। तूने मेरे सारे के सारे प्लान को बर्बाद किया है, लेकिन आज का प्लान तू कभी बर्बाद नहीं कर सकता। तुझे याद होगा ना, जोंगजुओ शहर के अंदर लाखों बंदर लोगों को मैंने मारा था, आज सेम काम आज भी करने वाला हूँ। इतना बोल के एक जोरदार डार्क ऑरा रिलीज कर देता है पीछे देश में। अब देश में आते हैं पूरा तूफान आ जाता है, ज़मीन कांपने लगता है, सारे बंदे डाउट में कि चल के आ रहा है, ये हो के आ रहा है।
जो छुटकी प्रिंस ऐसे उसको तकलीफ होने लगती है। प्रिंस को भी डाउट होता है कि चल क्या रहा है। बड़की वाली तकलीफ उसको भी होता है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं अनुमान है कि साला ये पुराना राजा ही कर रहा होगा, और धमाका धमाका होने लगता है। और इसी साथ चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। यानी एपिसोड बाय एपिसोड शाहरुख कुछ बढ़िया करता है, वो लोग कुछ और बढ़िया कर देते हैं, फिर शाहरुख कुछ बढ़िया करता है तो वो लोग कुछ और कर देते हैं। देखते हैं इसको रोकने के लिए शाहरुख अब क्या करता है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।